YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, विक्रम और बेताल की कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने मैं इसी क्रम में चौथी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जब बेताल के उड़ने के बाद राजा विक्रम पुनः बेताल को लेने के लिए उसी शीशम के वृक्ष के नीचे जाते हैं और पुनः उस मुर्दे को अपने कंधे पर लाद करके चल देते हैं उस तपस्वी के पास जिसके पास उन्हें वह मुर्दा पहुंचाना था। तो मित्रों, रास्ते में पहले की तरह ही बेताल फिर से राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनाता है और कहता है, हे राजन, बहुत समय पहले की बात है कि भोगवती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में राजा रूपसेन राज किया करते थे और यह बात उस समय की है जिस समय राजा रूपसेन का विवाह भी नहीं हुआ था। और राजा रूपसेन के पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। तो एक दिन राजा रूपसेन जो थे उन्होंने अपने उस तोते से पूछा कि हे चिंतामणि, तुम मुझे यह बताओ कि मेरा विवाह किससे होगा। तो जो तोता था वह कहता है, हे महाराज, आपका विवाह मगध की राजकुमारी चंद्रावती के साथ होगा। उधर जो मगध की राजकुमारी थी वह भी विवाह योग्य हो रही थी। राजकुमारी को भी अपने होने वाले पति के बारे में जानने की बड़ी प्रबल इच्छा थी और राजकुमारी के पास में भी मंजरी नाम की एक मैना थी। तो राजकुमारी ने अपनी मैना से पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो मित्रों, वो मैना भी राजकुमारी को राजा रूपसेन के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हारा विवाह राजा रूपसेन के साथ होगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा रूपसेन और मगध की राजकुमारी का विवाह हो जाता है। और जैसे ही विवाह हुआ तो जो मैना थी मंजरी, वह भी राजकुमारी के साथ में राजा रूपसेन के महलों में आ जाती है और उस तोते के साथ ही एक ही पिंजरे में रहने लगते हैं। तोता और मैना दोनों एक ही पिंजरे में रहने लगते हैं। जब कुछ समय बीत जाता है तो एक दिन किसी बात को लेकर के तोता और मैना दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस हो जाती है। इसी बहस के दौरान मैना गुस्से में आकर कहती है कि पुरुष तो पापी, धोखेबाज और अधर्मी होते हैं। फिर तो गुस्साए तोते ने भी कहा कि स्त्री लालची, झूठी और हत्यारी होती हैं। इस प्रकार से दोनों के मध्य ये जो बहस थी वह बढ़ती चली जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों जने, तोता और मैना, अपनी इस समस्या को सुलझाने के लिए राजा के पास पहुंचते हैं। और राजा के पास पहुंचते ही मैना कहती है कि हे महाराज, आदमी बहुत बुरे होते हैं। और एक कहानी सुनाने लगती है कि सालों पहले इलाहापुर नगरी में महाजन नाम का एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के घर शादी के कई सालों बाद एक लड़का पैदा हुआ। महाजन सेठ ने उसका बड़े अच्छे से पालन पोषण किया। अच्छे संस्कार मिलने के बाद भी सेठ का बेटा बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। जुए की लत में वो सारा पैसा जुआ खेलते खेलते हार गया। इसी बीच सेठ की भी मौत हो गई। उधर जुए की लत की वजह से ना तो लड़के के पास पैसे बचे और ना कमाने वाला बाप। तो लड़का अपना नगर छोड़कर चंद्रपुरी नगर पहुंच गया। नए नगर पहुंचकर लड़के की मुलाकात कर्ज देने वाले साहूकार हेमगुप्त से हुई। तो लड़के ने अपने पिता के बारे में साहूकार को बताया और एक झूठी कहानी उसे सुनाने लगा। उसने कहा कि वो जहाज लेकर बहुत बड़ा सौदा करके लौट रहा था। उसी समय समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया और वो जैसे तैसे बचकर वहां पहुंचा है। इतना सुनते ही सेठ ने उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार जो था उसको ख्याल आया कि सेठ का यह लड़का मेरी लड़की के लिए अच्छा वर साबित हो सकता है। तो तुरंत ही साहूकार ने अपनी बेटी की शादी
सेठ के उस लड़के से करा दी। शादी के कुछ दिन बाद दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर दामाद के साथ विदा कर दिया। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा था। रास्ते में सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि सारे गहने उतार के मुझे दे दो, यह इलाका बड़ा खतरनाक है, यहाँ कई डाकू और लुटेरे रहते हैं। तो इस कारण से पत्नी ने भी बिना कुछ कहे अपने सारे गहने और रुपए पैसे जो भी उसके पास था वो सब के सब अपने पति को दे दिए। जेवर मिलने के बाद उस लड़के ने जो साथ में दासी थी उसको मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी उसी कुएं में धकेल दिया और स्वयं वहां से अपने गांव की तरफ चला गया। लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक राहगीर ने महिला को कुएं से निकाला। कुएं से निकलने के बाद वो महिला जैसे तैसे अपने पिता के पास वापस पहुंच गई और उसने अपने साहूकार पिता को सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा कि कुछ लुटेरों ने उन्हें लूट लिया और दासी को मार दिया। साहूकार ने अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा कि बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा पति यदि जिंदा होगा तो वह कभी ना कभी यहां अवश्य लौट कर आएगा। उधर वह लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा सारे पैसे और जेवरात जुआ में हार जाता है और पैसे खत्म होने के बाद फिर से उसकी हालत बहुत दयनीय हो जाती है। इससे परेशान होकर लड़का दोबारा साहूकार के पास जाता है और वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात पत्नी से हो जाती है। वो उसे देखकर बड़ी खुश होती है और बताती है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने अपने पिता को नहीं बताया है। वो झूठी कहानी के बारे में अपने पति को बताती है। जैसे ही साहूकार अपने दामाद को घर में देखता है तो उसका बड़ा स्वागत और सत्कार करता है। कुछ दिन साहूकार के घर में रहने के बाद एक रात को मौका देखकर सेठ का बेटा अपनी पत्नी को मारकर उसके सारे जेवर लेकर फरार हो जाता है। यह कहानी कहने के बाद मैना कहती है कि महाराज यह सब होते हुए मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। यही वजह है कि मैं आदमियों को पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा ने तोते से कहा, तुम बताओ तुम स्त्रियों को बुरा क्यों कह रहे हो। तो यह सुनते ही तोता भी एक कहानी सुनाने लगा कि एक समय वो कंचनपुर में सगरदत्त नाम के सेठ के यहां रहता था। उसके बेटे का नाम श्रीदत्त था, जिसकी शादी पास ही के एक नगर श्री विजयपुर के सेठ सोमदत्त की बेटी से हुई थी। तो शादी के बाद व्यापार करने के लिए लड़का परदेश चला गया। उसकी पत्नी जयश्री उसका इंतजार बेताबी से करती थी, लेकिन 12 साल गुजर गए, वो परदेश से लौटकर नहीं आया। अपने पति का इंतजार करते हुए एक दिन महिला अपनी छत से किसी पुरुष को आते हुए देखती है। वो उसे बेहद पसंद आता है। वो उस पुरुष को अपनी सहेली के घर बुलाती है और उससे बातें करती है और फिर तो वह रोज रोज ही उस व्यक्ति को अपनी सहेली के घर बुलाकर उससे मिलने जाने लगती है। इसी बीच एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त परदेश से वापस लौट आता है। अब महिला अपने लौटे हुए पति को देख करके परेशान हो जाती है। हारा थका श्रीदत्त आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते ही एकदम सो जाता है और मौका देखते ही उसकी जो पत्नी थी वह पुनः उसी युवक से मिलने के लिए अपनी सहेली के घर जाती है। रात को उसे बाहर जाते हुए देख एक चोर उसका पीछा करता है। जब चोर उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो वह देखता है कि जयश्री एक घर में घुस जाती है और जैसे ही वह घर में घुसती है तो वह देखती है कि वह जिस लड़के से मिलने आई थी वह सो रहा होता है। वह समझती है कि सो रहा है, परंतु उस लड़के को सांप ने काट लिया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वो उसके करीब जाती है। उसी समय पास के पीपल के पेड़ पर बैठा भूत मरे हुए युवक के शरीर में घुसता है और उस महिला की नाक काटकर वापस पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए वो अपनी सहेली के पास पहुंचती है और पूरी कहानी उसे बताती है। तो वो सारी कहानी सुनकर उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि चुपचाप अपने घर चली जाओ और घर जाकर जोर जोर से रोने लग जाना। जैसे ही कोई इसके बारे में पूछे कि तुम्हारी नाक कैसे कटी
तो तुम अपने पति का नाम बता देना। वो ऐसा ही करती है। लड़की का पिता श्रीदत्त की शिकायत करता है, जिसके बाद सभा में सभी पेश होते हैं और जैसे ही राजा लड़की की कटी हुई नाक देखता है तो गुस्से में उसके पति को सूली पर लटकाने का फैसला सुना देता है। परंतु उसी समय उस सभा में वो चोर भी मौजूद होता है। जब चोर ने देखा कि एक निष्पाप लड़के को सजा दी जा रही है तो वह चोर बोल उठा कि हे महाराज, आपका न्याय सच्चा नहीं है। यह महिला जो कह रही है यह बिल्कुल असत्य कह रही है और इसका प्रमाण मैं हूं। मेरे पास में इसका प्रमाण है। इसकी नाक इस व्यक्ति ने नहीं काटी। इसकी नाक जिसने काटी है वो तो अभी भी मरा हुआ पड़ा है। तो उस चोर की बातें सुनकर राजा स्वयं उसके साथ में जाता है और जाकर सभी देखते हैं कि वह लड़का मरी हुई अवस्था में पड़ा हुआ होता है और उस लड़की की कटी हुई नाक अब भी उसके मुंह में होती है। यह बताकर तोता कहता है कि राजन, महिलाएं इतनी दुष्ट होती हैं कि वो पर पुरुष के लिए अपने पति का भी वध करवा देती हैं। इतना कहकर बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है कि बताओ विक्रमादित्य, महिला और पुरुष इन दोनों में ज्यादा पापी कौन है? तो राजा कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं कि महिला ज्यादा पापी है। बेताल कहता है कि कैसे? तो राजा ने कहा कि विवाहित होने के बावजूद महिला की पर पुरुष पर नजर थी और उसने अपने पति को धोखा दिया था, इसलिए वह महिला ज्यादा दुष्ट और पापी थी। दोस्तों, इतना सुनने के बाद बेताल पुनः विक्रमादित्य के कंधे से उड़ जाता है और वहीं जा पहुंचता है उस शीशम के वृक्ष पर और पुनः राजा विक्रम उसे लेने के लिए उस शीशम के वृक्ष की ओर चल देते हैं।